का हूँ। प्रस्तुत है कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्यखंड का 7वां अध्याय, जिसमें अरुण कमल द्वारा रचित 2 कविताएं सम्मिलित हैं। पहली कविता नए इलाके में एक ऐसी दुनिया में प्रवेश का आमंत्रण है जो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। यह इस बात का बोध कराती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। प्रस्तुत है कविता। इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूं। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूं ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूं ढहा हुआ घर और जमी का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था 1 मंजिला, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूं या 2 घर आगे ठकमकाता। कवि किसी नई बस्ती में पहुंचता है तो प्रायः रास्ता भूल जाता है। कारण है कि वहां रोज नए नए मकान बन रहे हैं, इसीलिए उसने आने जाने के रास्तों और ठिकानों तक पहुंचने के लिए जो निशान बनाए होते थे वे अब काम नहीं आते। वो पुराना पीपल का पेड़ खोजता है, या कोई टूटा हुआ घर ढूंढता है, या जमीन का कोई खाली टुकड़ा ढूंढता है जहां से उसे बाएं हाथ की तरफ मुड़ना था। परंतु बहुत समय के बाद ना तो पीपल का पेड़ रहा, उसे लोगों ने उखाड़ दिया, न गिरा हुआ घर रहा, वहां किसी ने नया मकान बना लिया, न जमीन का खाली टुकड़ा रहा, क्योंकि वहां भी किसी ने मकान बना लिया। अतः उसकी सारी पुरानी निशानियां गायब हो गई थी। उसे याद था कि खाली प्लॉट के 2 मकान बाद 1 मंजिला मकान था, जिसके बाहर बिना रंग वाला लोहे का फाटक लगा था। परंतु अब वह 1 मंजिला मकान 2 मंजिला हो गया और उसका फाटक सज धज गया। इसीलिए वह अक्सर ठिकाना भूलकर या तो अपने घर से 1 आध घर पहले ही मुड़ जाता है, या घर से 2 घर आगे पहुंच जाता है। अगली पंक्तियां हैं। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूं, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूं। अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? समय बहुत कम है तुम्हारे पास। आ चला पानी, ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। कवि कहना चाहता है कि नए इलाके की नई बस्ती में रोज ही कुछ नया बन जाता है, कुछ नए मकान और बन जाते हैं, नई घटनाएं घट जाती हैं। इसीलिए यहाँ पुरानी जगह ढूंढने के लिए अपनी याददाश्त पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पुरानी यादें, पुरानी निशानियां बेईमानी हो जाती हैं। बदली हुई स्थितियों में वे काम ही नहीं आती। एक ही दिन में इतना नया निर्माण हो जाता है कि कल बनी जगहें पुरानी पड़ जाती हैं। पुरानी यादों के सहारे अब नए इलाके में जाता हूं तो ऐसा आश्चर्य होता है मानो मैं वसंत के मौसम में वहां गया था और लौटा हूं तो पतझड़ हो गई है। मानो बैसाख के महीने में बस्ती में गया था और लौटते लौटते भादों आ गई है। आशय यह है कि नई बस्ती में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है। अब तो इन बस्तियों में अपना ठिकाना तलाशने का यही एक उपाय है कि लोगों के घर घर जाया जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या यह वही घर है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। परंतु तुम्हारे पास बहुत कम समय है। तुम पूछते हुए भी यूं घबरा रहे हो मानो बाढ़ आने वाली हो या आकाश ढहा जा रहा हो। तुम्हें इस बात का इंतजार है कि शायद तुम्हारा कोई जाना पहचाना आदमी तुम्हें पहचान ले और तुम्हारा नाम पुकार कर बुला ले। इस पाठ की दूसरी कविता खुशबू रचते हैं हाथ सामाजिक विषमताओं को बेनकाब करती है। यह किसकी और कैसी कारस्तानी है कि जो वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है और उसे खुशहाल बना रहा है, वही वर्ग अभाव में, गंदगी में जीवन बसर कर रहा है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले हाथ भयावह स्थितियों में अपना जीवन बिताने को मजबूर हैं। क्या विडंबना है कि खुशबू रचने वाले ये हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे हैं। स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग इतने उपेक्षित हैं। आखिर
कब तक? पंक्तियां पढ़ती हूं मैं। खुशबू रचते हैं हाथ, कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि कहता है कि जो हाथ खुशबू फैलाने वाली अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं, वे स्वयं कैसी बदबूदार गलियों में रहते हैं, बदबूदार बस्तियों में रहते हैं। उन्हें कई गलियों के बीच, अनेक नालों को पार करने के बाद, कूड़े करकट और गंदगी के ढेरों के आसपास वहां रहना पड़ता है, जहां उनकी नाक बदबू के मारे फटने को हो जाती है। अब कैसे कैसे हाथ हैं, यहाँ पर कैसे कैसे लोग इन कामों को करते हैं, इसका बहुत ही सूक्ष्म चित्रण कवि ने किया है। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि कहता है कि जो मजदूर खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं और सारे संसार को खुशबू से महका देते हैं, वे तरह तरह के हैं। उनमें वे बूढ़े और बूढ़ियां भी हैं जिनके हाथों की नसें उभर चुकी हैं, या जिनके हाथों के नाखून काम करते करते घिस चुके हैं। अगरबत्तियां बनाने वाले वे नन्हे नन्हे बालक और बालिकाओं के हाथ भी हैं जो पीपल के पत्तों के समान कोमल हैं। उनमें वे नवयुवतियां भी हैं जिनके हाथ जूही के फूल की डाली के समान खुशबूदार हैं। इनमें काम की अधिकता के कारण गंदे हाथों वाले और कटे हाथों वाले मजदूर भी हैं, और अपने मालिक, पति या पिता की मार खाए हुए हाथ भी हैं। कुछ मजदूर ऐसे हैं जिनके हाथों में घाव हो चुके हैं, फिर भी वे काम किए जा रहे हैं। इतनी विपत्तियों के बावजूद ये काम करते किए जा रहे हैं। अगली पंक्तियां। यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि कहता है, देखो कैसा व्यंग्य है। देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियां इस गंदी, तंग, बदबूदार गली में बनती हैं। इन्हीं गंदे मोहल्ले में रहने वाले गंदे लोग केवड़ा, गुलाब, पोस्ता और रात की रानी की सुगंध वाली महमहाती हुई अगरबत्तियां बनाते हैं। यद्यपि वे दुनिया भर की गंदगी के बीचों बीच रहते हैं और जीते हैं, किंतु अपने हाथों से दुनिया को महमह करने वाली खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। इस प्रकार वे स्वयं गंदे रहकर भी खुशबू बांटते हैं। जी हाँ, यही श्रम में खुशबू पैदा करते हैं, खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं और सुगंध बिखेरते हैं। धन्यवाद। प्रस्तुत है कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्यखंड का 7वां अध्याय